हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.एल. यादव, सौरभ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि तर्कवाक्य में वर्ग मूल्य क्या होता है, क्लास वैल्यू क्या होती है। इसी की चर्चा हम आज करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, वर्ग मूल्य, तर्कवाक्य का वर्ग मूल्य। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बात करने जा रहे हैं? तर्कवाक्य का वर्ग मूल्य। ध्यान दीजिएगा, तर्कवाक्य का वर्ग मूल्य। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तर्कवाक्य का वर्ग मूल्य क्या होता है दोस्तों, इसे समझिएगा। क्लास वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन। क्लास वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन क्या है और इसका बेन रेखाचित्र कैसे बनता है, इसी की चर्चा आज हम आपको करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए इसको दोस्तों। हमने आपको पहले ही बताया, क्लास वैल्यू का मतलब क्या है। क्लास का मतलब होता है वर्ग और वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। आप जानते हैं, आपको पता है कि दो वर्ग क्लास होता है। क्लास कितने होते हैं? किसी भी तर्कवाक्य में दो वर्ग होता है, दो क्लास होता है। एक उद्देश्य वर्ग होता है, एक उद्देश्य वर्ग होता है, ठीक। सब्जेक्ट क्लास। और दूसरा विधेय वर्ग होता है, प्रेडिकेट क्लास। प्रेडिकेट क्लास, ये दो वर्ग होते हैं। आपको पता है कि अगर तर्कवाक्य है तो उसमें दो क्लास होते हैं, एक सब्जेक्ट क्लास, दूसरा प्रेडिकेट क्लास। तो मूल्य क्या है? मूल्य का मतलब हुआ कि जब उद्देश्य वर्ग अपने संपूर्ण सदस्य का वर्णन करता है तो वह क्लास व्याप्त होता है, और जब कोई पद अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन नहीं करता है तो वह वर्ग क्या होता है? आंशिक वर्णन करता है, तो वह क्लास कैसा होगा? अव्याप्त होगा। तो आप जानते हैं कि कोई पद जब अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन करेगा तो उसे रिक्त वर्ग कहा जाएगा, और जब अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन नहीं करेगा तो उसे अरिक्त कहा जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी तर्कवाक्य में दो वर्ग होते हैं, एक उद्देश्य वर्ग और दूसरा विधेय वर्ग। जब उद्देश्य वर्ग अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन करेगा तो उसे रिक्त वर्ग कहेंगे, और जब उद्देश्य वर्ग अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन न करके आंशिक सदस्यों का वर्णन करेगा तो उसे हम अरिक्त वर्ग कहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, इसी को आगे देखिए। हमने कहा
कि जब कोई पद जब कोई वर्ग अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन करता है तो उस वर्ग को रिक्त वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्त वर्ग कहा जाता है। रिक्त वर्ग कहा जाता है। जब कोई वर्ग अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन करता है तो उस वर्ग को रिक्त वर्ग कहा जाता है। और रिक्त वर्ग को ध्यान दीजिएगा, रिक्त वर्ग को इक्वल टू जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। और इसे वेन रेखा चित्र इस तरह से वेन रेखा चित्र से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप देखिएगा, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि जब कोई वर्ग दो होते हैं, उद्देश्य वर्ग और विधेय वर्ग। कोई भी वर्ग अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन करता है, चाहे उद्देश्य वर्ग हो चाहे विधेय वर्ग हो। अगर वह अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन करता है तो उस वर्ग को हम क्या कहेंगे? रिक्त वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उसे हम रिक्त वर्ग कहेंगे, उसे रिक्त वर्ग कहा जाएगा। और रिक्त वर्ग को इक्वल टू जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका रेखा चित्र क्या होगा? एक गोला होगा और उसमें भरा होगा, इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अरिक्त वर्ग की बात करें, दूसरा वर्ग होता है जब कोई, ध्यान समझिएगा, जब कोई वर्ग अपने संपूर्ण सदस्यों का
वर्णन न करके उसके आंशिक सदस्यों का वर्णन करता है तो उसे अरिक्त वर्ग कहा जाता है। अरिक्त वर्ग कहा जाता है। ठीक है। अरिक्त वर्ग अरिक्त वर्ग को नॉट इक्वल टू जीरो, अरिक्त वर्ग को नॉट इक्वल टू जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। इसका रेखाचित्र, इसका बेल रेखाचित्र, इसका बेल रेखाचित्र ठीक है। ये इसका रेखाचित्र बना है। ठीक है, ये इसका रेखाचित्र है। तो आप यहां देख रहे हैं कि जब कोई वर्ग अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन न करके आंशिक सदस्यों का वर्णन करता है तो उसे अरिक्त वर्ग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे अरिक्त वर्ग कहा जाता है। अरिक्त वर्ग को नॉट इक्वल टू जीरो से प्रदर्शित किया जाता है और इसका बेल रेखाचित्र ये बनता है। ठीक है। अब हम इसे तर्कवाक्य के रूप में देखेंगे। ध्यान दीजिए, जो वर्ग रिक्त होता है वह व्याप्त होगा और जो वर्ग अरिक्त होता है वह अव्याप्त होता है। रिक्त वर्ग को व्याप्त और अरिक्त वर्ग को अव्याप्त कहा जाता है। रिक्त वर्ग को व्याप्त, अरिक्त वर्ग को अव्याप्त कहा जाता है। तो ध्यान से यही आप समझ लीजिए, नोट यहीं पर आप नोट कर लीजिए। रिक्त वर्ग को व्याप्त तथा अरिक्त वर्ग को अव्याप्त कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी तर्कवाक्य में 4 प्रकार के तर्कवाक्य होते हैं। चारों तर्कवाक्यों में जब हम किसी वर्ग को रिक्त कहते हैं, इसका मतलब है कि उसके संपूर्ण सदस्यों का वर्णन करते हैं। और जब किसी वर्ग के
संपूर्ण सदस्यों का वर्णन होता है तो वह व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब किसी तर्कवाक्य के किसी पद को अरिक्त वर्ग कहते हैं तो अरिक्त वर्ग का कहने का तात्पर्य है कि वह अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन न करके आंशिक सदस्यों का वर्णन करता है। अगर वह आंशिक सदस्यों का वर्णन करता है तो इसका मतलब वह अव्याप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिक्त वर्ग व्याप्त होता है, अरिक्त वर्ग अव्याप्त होता है। आइए इसे हम तर्कवाक्य के रूप में, उदाहरण के रूप में देखते हैं। अगर हम तर्कवाक्य के रूप में इसे देखेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से समझिए। जैसे पहला उदाहरण है ए तर्कवाक्य का। ए तर्कवाक्य, अब ए तर्कवाक्य का आप उदाहरण देखिए। आप जानते हैं कि ए तर्कवाक्य का उदाहरण क्या होगा। जैसे मैंने कहा सभी मनुष्य मरणशील, सभी मनुष्य मरणशील प्राणी है। अब इस उदाहरण में आप देख रहे हैं, कि मनुष्य क्या है, यश है, और मरणशील प्राणी पी है। एक उद्देश्य वर्ग है और दूसरा विधेय वर्ग है। किसी तर्कवाक्य में दो वर्ग होते हैं, आपको पता ही है। तो यहां पर मनुष्य वर्ग यानी उद्देश्य वर्ग अपने संपूर्ण, यहां पर सभी किसके लिए आया है, मनुष्य के लिए आया है। तो सभी जब मनुष्य के लिए आया है तो सभी क्या होगा, सभी मतलब यश वर्ग अपने संपूर्ण सदस्य का वर्णन कर रहा है। यश वर्ग अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन कर रहा है, इसलिए यहां पर यश इक्वल टू 0 होगा। क्या हो जाएगा, यश इक्वल टू 0 होगा। और यश इक्वल टू 0 को हम इस तरह से भरेंगे। इसका रेखाचित्र क्या बनेगा, इसका रेखाचित्र इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हम यश को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा है मरणशील प्राणी। अब आप देखिए यहां पी वर्ग जो है, पी वर्ग, पी मरणशील व्यक्तियों का वर्ग है, पी वर्ग। और पी कैसा है, यानी पी यश जो है, यहां यश रिक्त वर्ग है। यहां आप देखिए यश क्या है, रिक्त वर्ग है, और यहां पर पी अरिक्त वर्ग है, अरिक्त वर्ग है। ठीक है, रिक्त वर्ग यश इक्वल टू 0, और यहां पी क्या है, अरिक्त वर्ग। अरिक्त वर्ग क्यों है, इसको ध्यान से समझिए। मरणशील का तात्पर्य क्या है, मरणशील किसके बारे में कहा गया, मनुष्य के बारे में कहा गया। क्यों, क्योंकि विधेय वर्ग उद्देश्य वर्ग के बारे में कहता है, तो मरणशील किसके लिए आया, मनुष्य के लिए आया। लेकिन क्या मरणशील वर्ग में केवल मनुष्य ही है, मरणशील वर्ग में मनुष्यों के साथ साथ पशु भी है, पक्षी भी है, अन्य प्राणी भी है। इसका मतलब है कि जो विधेय वर्ग है वह अपने संपूर्ण सदस्यों का वर्णन नहीं कर रहा है, बल्कि केवल मनुष्य का वर्णन कर रहा है। यहां पर वह केवल मनुष्य का वर्णन कर रहा है, संपूर्ण सदस्यों का वर्णन नहीं कर रहा है। इसलिए P क्या हो गया, अरिक्त वर्ग हो गया। अगर P अरिक्त वर्ग है, इसका मतलब P इज नॉट इक्वल टू 0। P इज नॉट इक्वल टू 0। P इज नॉट इक्वल टू 0 को अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो हम कह सकते हैं, इसको अगर हम चाहें इक्वल टू 0 करना चाहें, तो इसको हमें कहना पड़ेगा
कि P बार इज इक्वल टू 0। अब P पर बार लग गया, इक्वल टू 0 हो गया। जब इसका चित्र बनाएंगे, जब इसका चित्र हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका चित्र जब हम बनाएंगे तब तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब हम इसका चित्र बनाएंगे, जब हम इसका चित्र बनाएंगे तो क्या होगा? यहां पर P इस तरह से है, लेकिन जब हम इसका चित्र बनाएंगे यानी ऐसे बनाएंगे तो इसमें हम नहीं भरेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसमें नहीं भराएंगे। अब इस प्रकार से जब हम ए तर्कवाक्य का समीकरण देखेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से समझिएगा। ए तर्कवाक्य का समीकरण जो बनेगा वह क्या होगा? यस पी बार इक्वल टू 0, यस पी बार इक्वल टू 0। क्यों? क्यों आप देख रहे हैं यस इक्वल टू 0? यहां पर आप देख रहे हैं यस इक्वल टू 0 है, और यहां P इज नॉट इक्वल टू 0, तो P पर बार लग गया है, तो P बार इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एस पी बार इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? एस पी बार इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये आया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इसको चेंज कर लिए इसमें। अब हम चित्र बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये यस हो गया, ये पी हो गया। अब आप देखिए ये पी पर बार लगा हुआ है, यहां पर पी पर क्या लगा हुआ है? पी पर बार लगा हुआ है। पी पर बार लगने का मतलब क्या हो गया? पी पर बार लगने का मतलब है यस तो ऐसे रहेगा और पी ऐसे रहेगा। यस इस तरह से रहेगा और पी इस तरह से रहेगा,